अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको हम ट्विटर पे देखते हैं, काफी एक्टिव हैं और हम उनके वीडियोस भी देखते रहते हैं। हमें जी आज ज्वाइन किया है संजय दीक्षित साहब ने, जो कि चेयरमैन जयपुर डायलॉग फोरम है, इसके अलावा पार्टनर दीक्षित लॉ चैम्बर। तो ऑब्वियसली लॉ से भी इनका ताल्लुक है और ऑथर भी हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के अपने शोज करते हैं और हम बड़े थैंकफुल है कि आज सर ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, आप सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इस्लामाबाद से मैं शो करती हूँ, पाकिस्तान से। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है अभी इस वक्त आपको कहाँ पे लग रहे हैं कि पहले जो गवर्नमेंट्स होती थी इंडिया की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, उसके मुकाबले में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों गवर्नमेंट्स के टर्म्स पाकिस्तान के साथ? देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के जो बेसिक टेम्पलेट है वो हिंदुस्तान की सरकारें तय नहीं करती हैं। सही देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है वो तय करता है, पाकिस्तान की जो चुनी हुई सरकारें वो भी तय नहीं करती हैं। और आप भी जानती हैं, मुझे आप यदि कहलवाना चाहें तो मैं कह देता हूँ, आप जानती हैं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट क्या है। और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इसका मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया हुआ है और उस डीप एनालिसिस का नतीजा मेरा ये है कि जो पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया फीलिंग को एक मुकाम पर रख कर ही अपनी हैसियत कायम रख सकता है। और उसकी वजह से जब भी कोई यदि कोशिश भी करता है कि रिलेशंस नॉर्मल हो, जैसे नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी कोशिश की थी, मोदी जी तो उनके यहाँ जाके भी आए थे, वो सब था, लेकिन जैसे ही मोदी जी वहाँ गए तुरंत इस्टेब्लिश ने रिएक्ट किया। आप भी जानती हैं क्या हुआ उसके बाद। और फिर से बल्कि नवाज शरीफ को ही एक तरह से डॉक में ले आया गया और आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे लायक नहीं है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार जिस तरह से अगले चुनाव हुए सब जानते हैं, मतलब ये मैं यदि कहूँगा तो हो सकता है कि आपके पाकिस्तान में सुनने वाले ये कहे कि भाई मैं एंटी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसको आप जुटला नहीं सकते। जो पाकिस्तान के ख़ास तौर से जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो वो बोल नहीं सकते, सबको पता है कि किस तरह का निज़ाम आपके यहाँ चलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की है, न ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की सरकार की है, न प्रॉब्लम हिंदुस्तान के सरकार की है, और न ये प्रॉब्लम दोनों मुल्कों के अवाम की है। लेकिन सर, जो पहले गवर्नमेंट्स रही हैं, जो बेनजीर भुट्टो थी, तब भी टर्म्स अच्छे थे राजीव गांधी के टाइम पे, और अभी ही ज्यादा क्यों ऐसा है कि जब से मोदी जी आए तब से ज्यादा ये बात होती है? और दूसरा, इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करके और तभी जीता जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई इलेक्शन हो तो हमने नहीं देखा कि हम इंडिया का नाम लेते हो हमारे पॉलिटिशियन और तब उन्हें वोट पड़ते हो। ये तो जो भी आप कह रही हैं ये फैक्चुअली गलत है। अगर पूरा का पूरा इमरान खान साहब की तकरीरें देख लें जो इलेक्शन से पहले उन्होंने की थी, तो वो पूरी की पूरी भारत के बिल्कुल मुखालिफी बात करते थे। और जहाँ तक जो प्रश्न है, मैंने आपके इस्टेब्लिशमेंट का कहा, आपने जो सवाल किया है, फिर मुझे खुल के बात करनी पड़ेगी और मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो सर, आप खुल पाकिस्तान के बात कर रहे हैं, कोई या इशू नहीं, आप खुल के बात करें। तो वे जब जो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड टेरर है, जिसका शिकार भारत हमेशा से रहा है, और उसका जो अगर हम देख लें, अगर उसका जो डॉक्ट्रिन वाला पहलू देख लें, उसका सिद्धांत पक्ष जिसको बोलते हैं उसको देख लें, जो बेसिक प्रिंसिपल है पाकिस्तान आर्मी का, जो प्रिंसिपल है वो उसका जो मोटो है उसमें लिखा हुआ है तकवा ईमान जिहाद फी सबीलिल्लाह।
ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है या नहीं है, ये पहले मुझे आप बता दीजिए। है सर, लेकिन इसको आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह तो यही है ना कि निज़ाम मुस्तफ़ा सबके ऊपर कायम किया जाए। और जो पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान है वो क्या है? नज़रिया पाकिस्तान तो हमें 1947 में जिस तरह से देखा जाए उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। ये हिंदुस्तान वालों ने, हिंदुओं ने तो नहीं कहा था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। ये तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम हिंदुस्तानों के साथ नहीं रह सकते। जो कौमियत जुदागाना बरेलवियों ने और जिन्ना साहब ने जो प्रपोज की थी, वो तो उनका प्रपोजल था ना। चुनाव तो 1945-46 का इसी मैनिफेस्टो पे लड़ा गया था, अलग पाकिस्तान के मैनिफेस्टो पे ही तो लड़ा गया था। उसी मैनिफेस्टो पे ही तो उनको 93% सीटें जो है आज का हिंदुस्तान है वहां से मिली थी। तो ये हम कैसे मान लें कि जो आप जो कह रही हैं कि साहब की जो उनके दिल में बहुत शहद खुला हुआ है और वो बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मुझे तो अगर कोई डॉक्ट्रिन कहीं चेंज कर दिया गया हो किसी जगह तो आप बता दें। पाकिस्तान की जो पूरी एग्जिस्टेंस है 1947 से लेके और आज तक आप एक लम्हा भी बता दें जहां पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का ये डॉक्ट्रिन कभी बदल गया हो। ये तो बीच बीच में जो सरकारें आती भी हैं, जैसे नवाज शरीफ ने, मैं मानूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही मुकम्मल कोशिश की थी और उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव में उन्होंने भारत से रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की बात करी थी और उसके लिए कुछ कदम भी उठाए थे। और मोदी जी की जब सरकार आई थी तब आपको ध्यान हो कि रिश्ते काफ़ी बेहतर हुए भी थे। लेकिन उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो बीच में कूद पड़ा। सर ये पठानकोट बात करवा तो दिया गया, उड़ी करवा दिया गया। ये सब तो देखिए, ये आप इस्लामाबाद में बैठी हुई, मैं मानता हूँ आप ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, क्योंकि यदि आप ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगी तो क्या होगा वो मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोल देगा तो उसका क्या हाल होगा, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और ये खुद में एक प्रूफ है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो किस तरह से चलता है। इसलिए हम अगर दोनों सरकारों को ब्लेम ना ही करें तो ही अच्छा होगा। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पे फोकस करें। आप उसके बारे में बोल नहीं सकती, मैं खुल के ज़्यादा बोलूँगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको इशारों में समझें और वहीं पर रहने दें। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई बोलने नहीं दिया जाता। ये इंप्रेशन भी आप लोगों पे गलत है। और दूसरा, जो 1947 में जो कुछ हुआ वो खैर एक हिस्ट्री का हिस्सा है। और क्यों जरूरत पड़ी अलग कंट्री बनाने की, वो एक अलग डिबेट है एक तरह की। ना उसको लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। वो डिबेट अलग बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि उसी को नजरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। जो दो कौमी नजरिया जिसकी बात की थी उसी को नजरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया और वो नजरिया पाकिस्तान आज तक बदस्तूर कायम है। कोई भी उस नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ बोल नहीं सकता। इसलिए आप अगर चाहें कि 1947 की हिस्ट्री को इससे अलग करके देखा जा सकता है तो ये भारत ने तो एक्सेप्ट कर लिया था। आखिरकार अलग करना संभव तभी हुआ ना, तभी तो पॉसिबल हुआ जब भारत के पॉलिटिशियंस ने उसको माना और अपनी जनता को इस प्रकार से समझाया कि भाई अगर दो भाइयों में दिक्कत आती है तो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। लेकिन अलग होते ही तो क्या किया, अलग होते ही हमला कर दिया। जो हमला नहीं कश्मीर सर, पर किया देखिए गया। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में हमेशा से जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। और जो गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे बेनजीर भुट्टो की हो या इमरान खान की हो, ये बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद से ही आगे आए हैं, वरना नहीं आ सकते थे। ये बात तो मैं बिल्कुल मानती हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बोल सकती हूँ ये चीज, ये कि आपकी इस चीज के हिम्मत पीछे है, मैं बिल्कुल होता है। हिम्मत की दाद देता हूं कि आप पाकिस्तान में बैठ के ये बोल रही हैं। बिल्कुल है। और अभी भी जो गवर्नमेंट है, अभी भी जो आप रैलीज देख रहे हैं, जो पीडीएम की रैलीज चल रही हैं, अपोजिशन की रैलीज चल रही है, उसको भी बिल्कुल जो एस्टेब्लिशमेंट का एक पोर्शन है जो सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से ये लोग सड़क पे निकलते हैं, इसी वजह से ये रैलीज कर पा रहे हैं। वरना 2 ढाई साल तक आपने देखा होगा कि किसी किस्म की कोई खास
हमें अपोजिशन नजर नहीं आती थी पाकिस्तान में। बट स्टिल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सब के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत दफा मिलिट्री रूल भी रहा है, डिक्टेटरशिप भी रही है, हमने बहुत कुछ सहा है जो सबको मालूम है, हम छुपा नहीं सकते, अब हमें ये बात बोलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि क्या कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये सारी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बातें होती हैं, या इस तरह की टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है? या अगर कश्मीर ना होता, तो एक मतलब कश्मीर का प्रॉब्लम ना होता, तब भी क्या यही सिचुएशन रहती? देखिए, मेरी एक किताब आने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होगी, उसका नाम है अनब्रेकिंग इंडिया। और उसमें ये जो आप जो इशू पूछ रही हैं उसके मैंने पूरी डिटेल से और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस की है। आपने क्रिस्टीन फेयर की वो किताब पढ़ी होगी शायद, वेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर, क्रिस्टीन फेयर की। उसमें एक चीज़ उन्होंने कही है, उसको मैंने अपनी किताब में कोट किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं क्रिस्टीन फेयर से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब व गरीब होती। पहले वो भारत में पॉपुलर हुआ करती थी कुछ कुछ, लेकिन उनकी जो अजीब व गरीब हरकतें उनकी वजह से अब भारत में उनकी वो इज्जत नहीं रही। लेकिन फिर भी जो बात जो सही कही है वो तो मैंने फिर भी अपनी किताब में कोट की है। और उन्होंने क्या कहा है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं उसके बैकग्राउंड में आऊँगा कि उन्होंने ये क्यों कहा है। और ठीक है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपनी किताब में ये कहा है कि यदि भारत पाकिस्तान को कश्मीर पूरी तरह से थाली में परोस के दे भी देवे, उसके बाद भी पाकिस्तान की जो दुश्मनी भारत से है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिस है इस चीज़ का, वो जो पूरा ये आपका मुल्ला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान को चलाता है, उसमें आप ब्यूरोक्रेसी को भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये वो एलीट क्लास है, जिनमें से बहुत सारा एलीट क्लास वो है जो भारत से उठ के पाकिस्तान में आया था 1947 में। इस एलीट क्लास ने मिलिट्री के साथ अपना एक, जिसको कहते हैं कि एक राब्ता बना लिया, और मिलिट्री ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, लैंडेड जेंट्री, इन सब ने मिलके कोई भी किसी तरह की प्रोग्रेस तो होने नहीं दी, सारा का सारा अपने साथ में रखा। भारत में आप देखते हैं, भारत में समस्या इसलिए नहीं आती है कि भारत में लैंड रिफॉर्म्स हुए, भारत में कोई जमींदार नहीं बचा आज की डेट में, भारत में राजे नवाब नहीं बचे, भारत में राजे नवाब लैंडलॉर्ड, ये पूरा जो एलीट क्लास है वो सब नॉर्मलाइज हो गया। इसीलिए ये हो पाता है कि एक मिडिल क्लास का, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी मेहनत से चढ़ते हुए और भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। भारत में भी एक एलीट क्लास था, लेकिन चूंकि भारत में इस तरह के प्रोग्रेसिव काम हुए, उस वजह से वो जो एलीट क्लास है वो मार्जिनलाइज हो गया। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन प्रॉपर होते हैं, ये सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में जो कुछ बड़े किस्म की धांधली पाकिस्तान में होती है वो संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि आपने यूएस इलेक्शंस का तमाशा देखा होगा जो इस वक्त चल रहा है, तो यूएस इलेक्शन से भी बहुत बेहतर तरीके से भारत के इलेक्शंस होते हैं। हमारा पहला ये देश है जो इतनी बड़ी संख्या में, आप समझ लीजिए करीब करीब 90 करोड़ लोग वोट देते हैं, और 90 करोड़ लोगों के वोट की गिनती 3 घंटे में हो जाती है। ऐसा कमाल और दुनिया में कहीं नहीं होता, और उन चीज़ों पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। सब लोग गए कोशिश बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक तबका है जो चाहता है वो पुराना जिस तरह से सिस्टम था पेपर बैलेट वाला वही आ जाए, तो उसमें उनको धांधली करने का सुविधा रहती थी, तो फिर से धांधली वंधली कर सकें। क्योंकि मैं खुद 35 साल एडमिनिस्ट्रेशन में गुजार चुका हूँ। आई एम फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आई ओनली रिटायर्ड रिसेंटली। मैंने खुद इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं, एंड आई नो फॉर श्योर दैट इलेक्शंस में किसी प्रकार की, अब इट इज बिकम फुल प्रूफ, तो उस फुल प्रूफ होने की वजह से पब्लिक का पूरा उसके ऊपर एतमाद है, पब्लिक में फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर है। और
पॉलिटिकल लोग कुछ भी कहते रहे इधर उधर की चीज, पब्लिक में एतमाद है। आप पूछेंगे तो, हालांकि इसका ये आज के प्लेटफॉर्म का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है बाहर तो कुछ नहीं और नहीं, बात हम करते हैं, बताइए। लेकिन अंदर जब इतने सारे चेक्स और बैलेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, हर कदम पे, हर स्टेप पे जो ईवीएम्स हैं उनकी चेकिंग होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो बाहर बैठ के बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं ईवीएम नहीं चाहिए हमको, जब उनकी चेकिंग हो रही होती है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको अंदर अंदर ये पता है कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने 2014 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मैं ऑब्जर्वर था पंजाब में। आनंदपुर साहिब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आपका जो चंडीगढ़ का एरिया एक मोहाली पड़ता है वो आता है, और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके अलावा नवा शहर डिस्ट्रिक्ट और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे एरियाज आते हैं। मैं उसमें ऑब्जर्वर था, सीनियर मोस्ट पर्सन। और एक वहाँ ये सिस्टम है कि जब आपके सारी इलेक्शन वगैरह हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, तो एक मीटिंग होल्ड की जाती है, एक फाइनल। और फाइनल मीटिंग में सबको बुलाया जाता है कि भाई आप लोगों की कोई शिकायत हो तो आप बता दें। तो वो मीटिंग जब हम लोगों ने की तो हम लोग खुद करीब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई 30-40 लोग थे, और सामने कोई 50 कुर्सियां रखी हुई थी। उसमें सिर्फ एक आदमी आया। क्यों आया एक आदमी? क्योंकि उनको सबको पता है कि साहब इसमें हुआ तो सब फेयर है, लेकिन बाहर जाके स्टेटमेंट देंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें पार्टिसिपेट नहीं। तो ये दिखाता है कि पूरा एतमाद है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि सबने देखा, लेकिन बाहर के ऑब्जर्वर्स भी नहीं आने दिए जाते। हिंदुस्तान के तो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स दुनिया भर बुलाती है अपनी तरफ से, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान में तो कोई ऑब्जर्वर भी नहीं। काउंटिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, सब आप लोगों को पता है। उसमें जो टैली होती है वोट्स की, वो भी बड़े अजीब तरह से होती है। मैं तो देख देख के हैरान रहता कि भाई ये किस तरह का इलेक्शन हो रहा है। तो नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान आपके में ये यहाँ प्रॉब्लम है। एक डीप स्टेट है, और उस डीप स्टेट के अपने डीप इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। इट मे बी अ लिटिल बिट chaotic, बट इट इज अ फंक्शनल डेमोक्रेसी। और इसीलिए आप देखते हैं कि साहब के हमारे हर चुनाव में, स्टेट्स के जो चुनाव होते हैं, जैसे आपके यहाँ प्रोविंसेस हैं वैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, और एक दो नहीं पूरी 28 स्टेट्स हैं, उनमें लगातार चुनाव होते हैं। उसमें जो सेंटर की रूलिंग पार्टी होती है कभी जीतती है कभी हारती है। तो इस तरह का पूरा एक साइकिल चलता रहता है। और इट इज़ वन होल लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। बिहार के चुनाव अभी हुए, कल उसका रिजल्ट आएगा, कल आप सवेरे से देखेंगे, पूरे भारत के सारे टीवी चैनल्स उसके अच्छा, ऊपर वैसे बिजी रहेंगे, और हमें बिल्कुल कुछ वैसे, नहीं पता है क्या होगा। लेकिन ये चीज एग्जिट है पोल्स। वैसे संजय जी, वैसे वाकई में ये एक चीज है जो मैं समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि पूरे साल हम लोग के इलेक्शन खत्म ही नहीं होते। उनमें मोदी जी आके भी 2 साल हो गए, उसके बाद भी इलेक्शन चलते जा रहे हैं। तो वो चीज वाकई में आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जैसे बात हो रही थी एक हमने पहले भी इस पे बहुत डिबेट्स की है, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये जो एक आपके यहाँ एक हंगामा मचा था, एक आपको मालूम है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और दिल्ली जो शाहीन बाग या क्या वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे लोग बैठ गए थे जाके। तो ये सब चीजें क्यों हुई, ऐसा ऐसा क्यों ऐसा माहौल क्रिएट हो गया? और दूसरा, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मंदिर में जाके और कोई 2 या 3 कोई मुस्लिम्स थे, उन्होंने नमाज पढ़ दी। मतलब ये इस तरह का क्लैश, इस तरह की अजीब सी बातें क्यों हो रही है वहां पे? आप क्या समझते हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती देखिए देखिए, कैसा भी समाज हो उसमें है? आप ये सोचें कि पागल जो है वो 100% खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर ऐसा हो तो हमें किसी क्रिमिनल कोड की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी पीनल कोड की ज़रूरत नहीं पड़े। कई बार कहते हैं ना कि साहब के मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, उसकी वजह से मर्डर रुक थोड़ी जाते हैं। ये सारा का सारा जो सीएए प्रोटेस्ट है, ये मेरी किताब में बहुत डिटेल में डील किया हुआ है, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से पूरा डिटेल किया हुआ है।
और ये पूरा का पूरा आपका ये देखिए कि वही इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जब जब विभाजन हुआ, जब ये तकसीम हुआ, तो उस समय जो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का मूवमेंट था वो भारत के अंदर की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स थी। आप ये समझिए, पहले मैं आपको बहुत इसको थोड़ा सा खुलासा करूंगा, इसको आप समझे कि ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी उनका नहीं था। ये मूवमेंट पंजाब में नहीं था। पंजाब में तो बहुत बाद में, जब एक तरह से पानी सर से ऊपर निकल गया, उसके बाद की बात है। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है? जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। और जो उस वक्त की तकरीरें हैं उनको आप पढ़े, मैंने काफ़ी कुछ डिटेल किया। जो उस वक्त के आपका एक खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उस वक्त की तकरीरें पढ़े। आपके बहुत सारे जो निज़ाम हैं अलग अलग, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, इनकी जो तकरीरें होती थी वो पढ़ें। फतावा रज़विया जैसे जो बरेलवियों का एक मूल ग्रंथ है, फंडामेंटल एक उनका एक स्क्रिप्चर है जो सैयद अहमद रज़ा बरेलवी ने लिखा हुआ है, 30 जिल्दों में है। मैंने काफ़ी कुछ उसको पढ़ा हुआ है, मैं उर्दू पढ़ लिख लेता हूँ, ये मेरी एडवांटेज है। तो उनमें सब में एक यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यही एक प्रिंसिपल जो है वो एडवोकेट किया गया कि भाई मुसलमान और हिंदू साथ साथ नहीं रह सकते। इसी के बेसिस के ऊपर आपके 1945-46 के जो आपके इंतखाबात हुए थे वो भी इसी बिना पे हुए थे। टू नेशन थ्योरी, कौमियत जुदा गाना, मैंने बोला आपको, कौमियत जुदा गाना या दो कौमी नज़रिया जिसको आप लोग बोलते हैं, उसी के ऊपर जो हुए थे। तो ये मैंने कहा आपको कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस की बेसिक पॉलिटिक्स थी। यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था उस समय, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बिहार प्रोविंस, ये सबसे आगे थे इसमें। और तकसीम के बाद इनमें से ज़्यादातर लोग पीछे रह गए। तो ये जो पीछे रह गए, तो क्या इन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया? ये एक सवाल पूछने की ज़रूरत है हमको अपने आप से। क्या इन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया? इन्होंने अपना नज़रिया नहीं बदला। वो इसलिए क्योंकि यही जो लोग थे वो पहले तो प्रोग्रेसिव राइटर बन गए, कुछ कम्युनिस्ट बन गए, कुछ कांग्रेस में भी घुस गए पीछे से। और बाद में इन्होंने जो दो कौमी नज़रिया, जो कौमियत जुदा गाना की बात करते थे, ये 80 का जो दशक था, यानी 1980s में इन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया जिसको ये मिल्ली तशख़्ख़ुस बोलते थे। और इसी मिल्ली तशख़्ख़ुस के चक्कर में, क्योंकि उस समय तक चीज़ें बहुत कुछ नॉर्मल हो गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में बना है, उसके पहले चीज़ें बहुत कुछ नॉर्मल हो गई थी। लोग बाग जो थे वो आपस में उन्होंने अपनी चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली थी। लेकिन यही तबका जो पीछे रह गया था, इसी ने वापस उसी चीज़ को रिवाइव किया। क्योंकि आपके यहाँ, आप तो मैं मानता हूँ कि शायद हनफी होंगी, अगर आप हनफी मुसलमान हैं तो आप तकलीद को समझती होंगी। अगर आप तकलीद को समझती हैं तो आप जानती हैं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए मुल्ला मौलवी जो हैं वो अवाम के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करके रखते हैं। तो जब मुल्ला मौलवियों को लगा कि हमारी हुकूमत जो है हमारे अवाम से कम हो रही है और इस डेमोक्रेसी के चक्कर में ये पूरी तरह से घुले मिले जा रहे हैं इस पूरे समाज में, तब वो ये मिल्ली तशख़्ख़ुस लेके आए। और उसी वक्त वो शाह बानो वगैरह वाला केस हुआ। राजीव गांधी एक जिसको मैं कहूँ कि इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थे, वो इसके चक्कर में आ गए। उसके जब चक्कर में आ गए तब उनको लगा कि तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। तो उसका जो रिएक्शन हुआ, उसका एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ कि ये तो वही काम कर रहे हैं जो ये 1947 में कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें उस वक्त लोग किया करते थे 1947 में, जो तकरीर होती थी, क्योंकि मैंने ये तकरीरें जो हैं बरेलवियों की और देवबंदियों की, वो अपनी किताब में
बाकायदा रेफरेंस के साथ कोट किए। और उनकी ये तकरीर हुआ करती थी कि भाई हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि हमको हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहत कायम करनी है। जो मुग़ल बादशाहत हमसे अंग्रेज़ों ने ली थी, जो कि फैक्चुअली गलत है, क्योंकि मुग़ल बादशाहत से हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाहत से नहीं लिया था, उन्होंने मराठों और सिखों से लिया था। मुग़लों को तो मराठों ने और सिखों ने कपका पीट के सुला दिया था। 1757 में लाल किले पे भगवा परचम मुगलिया परचम के साथ लहराने लगा था, और तभी आपके वो शाह वलीउल्लाह वगैरह जो लोग थे उन्होंने फिर एक तरह का षड्यंत्र करके, कंस्पिरेसी करके अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, जिसको जो है वो बहुत फ़ख्र से पाकिस्तान जो है वो अब्दाली मतलब ऐसा एक मुल्क है जो बाहर के इन्वेडर्स को अपने ऊपर उन्होंने आक्रमण किया उसको सेलिब्रेट करता है। तो अब इसको क्या कहें, ये तो पूरी तरह से मुक़ल्लिदीन का एक मुल्क है, तो हम मुक़ल्लिदीन तो जो वही कहेंगे जो मुल्ला मौलवी कहेंगे, उनको अक्ल का इस्तेमाल तो वैसे ही वर्जित है। तो ये जो था, जो आप सीएए में देख रही हैं, जो अभी सीएए में हुआ, वही नारा जो मिल्ली तशख़्ख़ुस का था, जिसकी वजह से पूरा रिएक्शन हुआ था, उसी नारे को मजहबी पहचान बना के फिर लागू किया गया। लेकिन सर क्योंकि सीएए में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी हिंदुस्तान के मुसलमान को खतरा हो। मगर सर ये जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो, उनका चाहे थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनका बड़ा होल्ड होता है। हमारे यहाँ भी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी आती है गवर्नमेंट, वो बड़े ही इनके अंडर प्रेशर होती है। ये मुल्ला माफिया, जैसे मैं कहती हूँ ना कि ये मुल्ला माफिया जो है ये बड़ा दबा के रखते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली सर हुआ था कि मैंने वही आपसे इस पहले भी क्वेश्चन में था कि ये मंदिर में जाके और नमाज जो पढ़ी है उन्होंने, तो वो क्या क्या था, क्या करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, कोई अपना कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्या कर रहे थे लोग? वो तो एक माहौल खराब करने की कोशिश है, और तो क्या है। वरना आपको मंदिर में जाके नमाज क्यों पढ़नी है? आपके पास नमाज पढ़ने की जगह कम है क्या? भारत में जितनी मस्जिदें हैं वो आप समझ लीजिए कि अगर एवरेज निकाला जाए तो हर मस्जिद पे 10 लोग भी एवरेज नहीं आते। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि जुमे की नमाज जामा मस्जिद में होती है तो मस्जिद अंदर से खाली पड़ी रहती है, और बाहर सड़कों पे जाके लोग जो हैं वो नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो एक बहुत पुरानी तरबियत है जी, क़ुव्वतुल इस्लाम साबित करने की। ये तो हिंदुस्तान के तारीख में आप कब से देख लीजिए कि साहब क़ुव्वतुल इस्लाम हमें दिखाना है, कि साहब कि हम मजबूत हैं। तो वो सब करने के लिए क्या और कोशिश करता है। बात यह है कि ये जो पूरा जो मुल्ला मौलवी क्लास है, बल्कि एएमएम क्लास बोलता हूँ उसको, इसको अशराफिया मुल्ला मौलवी क्लास। तो ये जो अशराफिया मुल्ला मौलवी क्लास है, इसके दिमाग से मुग़ल बादशाहत कभी गई नहीं, और ये आज भी वही सपने देख रहा है जो बरेलवियों की तकरीर में कहा जाता था 1947 में कि भाई हमें तो हुजूर की सुन्नत फॉलो करनी है। कि हुजूर जो थे जब मक्का में कमज़ोर थे तो वो मदीना चले गए, फिर मदीना में उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, फ़ौजें इकट्ठी की, और उसके बाद फिर वापस मक्का को फ़तह किया। तो हमें तो हुजूर की सुन्नत फॉलो करनी है। अभी हम यहाँ पूरी तरह से मजबूत नहीं हैं, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ हम अपना निज़ाम कायम करेंगे, और उस अपने निज़ाम में हम पूरी मजबूती हासिल करेंगे, और उस मजबूती को हासिल करके और उसके बाद फिर ये जो मक्का है दिल्ली वाला, और जो हमसे गलत तरीके से अंग्रेज़ों ने ले लिया, हम इस पर हमला करके और इसको दोबारा फतेह करेंगे। लेकिन सर इसमें ये बात तो नहीं हो सकती कि क्योंकि कम तादाद में है, माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, इस वजह से वो इनसिक्योर फील करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटी है उसका हाल बहुत खराब है। मैं तो साफ बात करती हूँ और मैं इस पे कई वीडियोस भी बनाती हूँ। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी जगह के हो, तो उनका उनका वो स्टेटस या वो फैसिलिटीज उनको नहीं है जो कि मेजोरिटी को है। और इसी तरह से उनके जो भी
प्रॉब्लम्स उनकी आती हैं वो हम एड्रेस भी नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि यही चीज मुस्लिम्स के साथ हो रही है, इस वजह से इस तरह का कोई रिएक्शन आ रहा हो? हिंदुस्तान में तो उल्टा है आरजू जी। हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटीज के लिए अलग से स्कीमें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही बिल्कुल मुखालिफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि भाई देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ तो एक माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट बना रखा है जो हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर पे खर्च करता है, उनको स्कॉलरशिप अलग से देता है। तो हिंदू बच्चे बच्चियां पूछते हुए हमने कौन सा गुनाह किया, हमारे यहाँ भी तो गरीब हैं, हमको क्यों नहीं देते? 10,000 करोड़ रुपए हमारे, मतलब आप उसको डबल कर लीजिए। पाकिस्तान के 20,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर में खर्च होते हैं जिसका 90% मुसलमान ले जाते हैं। और उस पर तुर्रा ये कि जो छोटी माइनॉरिटीज हैं उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ये घुसने और नहीं देते। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरा कब्जा जमा रखा है। मंत्री होगा तो मुस्लिम होगा। अरे भाई, सबसे छोटी माइनॉरिटी हमारे यहाँ पारसी है, हमारे यहाँ जूज हैं, हमारे यहाँ सिख्स हैं। वो उनको कभी कोई कंप्लेंट नहीं है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबसे छोटी माइनॉरिटी है जो पारसी है, आप उसको देखिए कि वो कितनी तरक्की पसंद है और कितनी तरक्की करती है, और आज तक उसने कभी ये कहा कि हमारे साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये कहता कौन है? जो एक्चुअली माइनॉरिटी नहीं है। कोई 14% माइनॉरिटी होती है क्या? और जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है माइनॉरिटीज की, तो इनके साथ यदि डिस्क्रिमिनेशन होता तो इनकी जो तादाद है वो 9% से बढ़ के 14% नहीं हो जाती। पाकिस्तान में तो देख लीजिए ना माइनॉरिटीज का क्या हाल हुआ। माइनॉरिटीज का परसेंटेज निकाल लीजिए कि पार्टीशन के वक्त क्या थी, आज क्या है। तो ये आंकड़े तो खुद ब खुद ये बोलते हैं। और ये सारी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो इसी AMM क्लास के द्वारा पैदा की जाती हैं, जिससे कि इनका होल्ड, जो अमूमन ये समझ ली कि ये क्लास तो 5% होगा मुश्किल से, तो बाकी 95% पे होल्ड कैसे बना के रखे, उसका ये एक नमूना है। क्योंकि जितनी भी आप समझ लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन है वो सब ये AMM क्लास ले जाता है। चाहे वो पार्लियामेंट की सीटें हों, चाहे वो और निज़ामों में, चाहे वो सिविल सर्विसेज में, कहीं भी हों, आप देखेंगे कि 95% सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय दिस अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास। और जो 95% लोग हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन विद इन मुस्लिम्स 5% है। इस होल्ड को मेंटेन करने के लिए ये वक्त वक्त पे इस तरह के बावेले करते रहते हैं। पहले भी यही करते थे, ये पार्टीशन के पहले भी यही करते थे, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। टैक्टिक्स बिल्कुल वही हैं, लेकिन फर्क ये जरूर आया है कि अब लोग इसको समझने लगे हैं। और हमारे जैसे लोग जो हैं, जो उर्दू पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि वे एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है ना कि हमारा जो हिंदुओं में जो क्लास था उर्दू पढ़ने लिखने वाला, वो लगभग समाप्त हो गया। तो उसकी वजह से एक और जो ये उर्दू प्रेस है वो बन गई, उनका बड़ा आसान हो गया। उनको पता है कि हम कुछ भी कहते घूमते रहे अपने लोगों में, मुसलमानों में, इनको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो हम पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, इनको कन्फ्रंट करते हैं, तो ये भागते घूमते हैं। सर अब तो ट्रांसलेशन हो जाती है, गूगल ट्रांसलेट में जाके चेक किया जा सकता है। बड़ा आसान काम है। लेकिन सर उसी से हम आते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोल प्ले कर सकता है ये सारी जो टेंशन है दोनों कंट्रीज की आपस में, उसको कुछ कम करने के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, या टूरिज्म और इस तरह की चीजें जो है ओपन होनी चाहिए, एक दूसरे के आ जा सके, वीजा पॉलिसी थोड़ी नरम होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा? देखिए, जो बिल्कुल बेसिक है, जो नजरिया पाकिस्तान है, वो नजरिया पाकिस्तान एंटी हिंदू है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नजरिया पाकिस्तान वही है जिसकी बेसिस पे मुल्क तकसीम हुआ। और वो नजरिया पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो बैठा है वो उसका गार्जियन बन के बैठा है। यदि कोई अवाम बीच में आ जाए, यदि कोई सरकार बीच में आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बार बार नवाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने एक ईमानदार कोशिश की थी,
एक ऑनेस्ट एफर्ट उन्होंने की थी कि भाई चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, ट्रेड वगैरह रिज्यूम हो जाए, कुछ हो जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड रिज्यूम हो जाए तो इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को खतरा लगने लगता है। अब आप ये देखिए कि इंडिया ने जब से WTO शुरू हुआ तब से आज तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस अकॉर्डिंग टू WTO रूल्स पाकिस्तान को दे के रखा, और पाकिस्तान ने उस WTO का सिग्नेटरी होने के बावजूद वो MFN स्टेटस रेसिप्रोसिटी में इंडिया को नहीं दिया। अब अगर ये जो अभी आपके जो टेरर अटैक्स हुए उड़ी वगैरह के, उसके बाद इंडिया उसको विड्रॉ कर लेता है, तो आपके यहाँ लोग जो है उसका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते वो खुद क्या कर रहे थे इतने सालों से। आपकी प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट और नजरिया पाकिस्तान है, इसके ऊपर आप जब तक नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ होगा वो कॉस्मेटिक होगा, और उसकी जो परतें हैं वो बहुत जल्दी उधड़ जाती हैं। और अब लोग बाग भी इस चीज़ को समझ गए, कम से कम सरकारें भी ये समझ गई हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार बेवकूफ़ बनने का शौक रखते हों, लेकिन मोर और लेस अब मुझे नहीं लगता कि सरकारें इनसे आपके जो ये इस तरह के छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली ये कहती हैं कि साहब की जो असली चीज़ है उसको तो पीछे रखो और ये जो सामने का जो श्रृंगार है उसको सामने रखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर बहुत दफा एलिगेशंस लगी है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी, बहुत दफा एलिगेशंस लगी है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से, कभी उड़ी का, कभी किसी और का, कभी कुछ, तो लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है और पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि जी हमने नहीं किया। तो तब भी एक चीज है ना, आपके यहाँ एक मोमेंट चल रही है कश्मीर में, आप माने या आप ना माने, आपके कश्मीर में है प्रॉब्लम, उधर से भी तो सर बच्चे उठते हैं, लड़के उठते हैं जो कि बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं या किसी भी किस्म का वायलेंस करते हैं, वो चीज भी आप लोग पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, एक्शन और रिएक्शन में फर्क होता है। एक्शन और रिएक्शन में बहुत फर्क होता है, और भारत का जो भी आप देखते हैं जिसको आप अपने यहाँ दीगर तरीके से पेश करते हैं, अगर उसके फैक्ट्स में जाएंगे तो भारत हमेशा रिएक्टिव रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उधर से टेरर फैलाया जाए, उधर से घुसपैठिए भेजे जाएं, उधर से एक्शन कराए जाएं और इधर से लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना चाहिए भी नहीं। आखिरकार हम भी एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, और एक छोटा मुल्क, हमसे तो हर तरह से छोटा ही है ना पाकिस्तान, वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता रहे। क्यों करता रहे? क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है, कोई हिदाया कुछ कहती है, कोई फतावा रज़विया कुछ कहता है, कोई फतावा आलमगीरी कुछ कहता है। अब अगर 21st सेंचुरी में आपका इस्टेब्लिशमेंट इन किताबों से चलना चाहता है तो वो उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होना ज़रूरी भी है। इसलिए ये जो देखते हैं ये तो आएंगे। आपने देखा होगा ना भाई, आप तो सोशल मीडिया पे हैं, UN वॉच ने आपके वजीर आजम को क्या जवाब दिया? बिल्कुल, मैंने वो रीट्वीट भी किया हुआ लेकिन सर इस चीज से आगे निकलना होगा, और अगर यहाँ से लोग भेजे जा रहे हैं तो भाई आपकी फौज क्या कर रही है वहां बॉर्डर पे खड़ी होके, हवा खा रही है, वो पकड़ते क्यों नहीं है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। बहुत पकड़ते हैं साहब। आके पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं और आप लोग हवा खा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप 1000 आदमी भेजेंगे ना तो उसमें 990 वापस कर दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, कि 10 तो फिर भी घुस जाते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे बिल्कुल वो छलनी लगी हुई है और जो भी आएगा वो अंदर आ जाएगा। तो बहुत स्ट्रांग ग्रिड है, और इसीलिए हिंदुस्तान को बॉर्डर पे इतनी फौज लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि नजरिया पाकिस्तान इस सारी समस्या की जड़ है। ये आपका सैद्धांतिक पहलू है। दिस इज योर फंडामेंटल। नजरिया पाकिस्तान इज द फंडामेंटल ऑफ पाकिस्तान, यू कैन नॉट डिनाई इट। सर जो और नजरिया पाकिस्तान में ये है कि साहब हम तो अलग हैं, और प्लस वो सारा का सारा जो
नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया था तकसीम के वक्त, वो सारा का सारा वैसे ही आज तक कायम है। आप सुन लीजिए ना, आप जितने भी आप ये क्या नाम है इसका, आपका ये जो बरेलवी मौलाना है, कौन? रिजवी, क्या नाम है इसका? खादिम हुसैन रिजवी। खादिम रिजवी। तो भाई 70% तो अभी भी बरेलवी हैं आपके यहाँ, नहीं है? मगर सर पाकिस्तान भी तो कहता है ना कि आप लोग बलूचिस्तान में जो है वो लोग भेजते हैं, अपने जासूस भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके ऊपर आप लोग कोई खास रिएक्शन नहीं करते, आप लोग साफ इनकार कर देते हैं। भाई हम कुछ कहते हैं, पाकिस्तान डिनाई करता है, पाकिस्तान कुछ कहता है, भारत डिनाई करता है। इस चीज को छोड़ दिए, आप तो दुनिया क्या कहती है इस पर आ जाइए। यूएसए क्या कहता है, यूएसएसआर क्या कहता है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्या कहती है। इसीलिए तो मैंने आपको वो यूएन वॉच वाली बात बताई कि आप तो, ये तो आपके सामने है, कल की बात है ये तो। तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आप तो जो उसके ऊपर भी कहते हैं कि जी, उसके लिए भी न्यूट्रल कहा जा रहा है कंट्रीज ने, कि इंडिया का प्रेशर है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। उस पर भी यही हो रहा है कि जो बैकडोर पॉलिसी चल रही है वो आप लोगों की ही चल रही है। नहीं, अरे ऐसा है ना कि जब आदमी अपने गिरवा में नहीं झांकना चाहता तो वो किसी को भी कैसे भी ब्लेम कर ले। आखिरकार हमारे आपके वजीर आजम साहब ये सब चीज़ों को यूएन में लेके गए ना, उसका क्या रिएक्शन आया दुनिया का? आखिरकार लेकिन इस चीज़ को हर बार आपके यूएनएचसीआर में पाकिस्तान उठाता ही है ना। दुनिया क्या कहती है उसके बारे में? तो हमारी मत सुनिए आप, हम क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कहती है दुनिया की सुन लीजिए। मैं वही आपसे कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान में यही बात होती है कि दुनिया जो कह रही है तो उसके पीछे भी भारत भी है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर कि आपने ज्वाइन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के और अच्छा लगा कि आपको उर्दू भी पढ़नी आती है, तो दैट्स वेरी गुड। कि आई विश कि मैं भी कोशिश करूं और थोड़ी सी हिंदी सीख पाऊं। बोल तो लेती हूँ लेकिन लिखनी पढ़नी नहीं आती है सच। तो थैंक यू सो मच सर, और कभी भी आप पाकिस्तान विजिट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। इस्लामाबाद आइए, हम आपको इस्लामाबाद दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और लोग जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो चाहे जैसी मर्जी चले, लोग अच्छे हैं दोनों तरफ, चाहे वो भारत के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से सर इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते। मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया पर होता है वो एक अलग बात है, वो चलता रहता है, तो वो कोई खास चीज नहीं है। और ज्यादातर लोग फेक आईडी के साथ ही बुरा भला कह रहे होते हैं, तो लेकिन ये कि रियल आईडी के साथ ऐसा कम ही होता है। तो आई एम श्योर कि भारत में जो लोग रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान में जो पब्लिक है वो भी बहुत अच्छी है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आना चाहें आप आइएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। जी, तो आपने शो देखा हमारा। अब जाने से पहले आप हमें यहाँ से बिल्कुल ऐसे मत चले जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, हम फिर आएंगे नए शो के साथ और जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।